वेलकम टू कृष्ण गुरुकुल। मैं कृष्ण कुमार। आज आपको हम परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या है और कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या परिमेय नहीं है। परिमेय संख्या समझाने से पहले कुछ नियम है, उसको हमको समझाना है। वो समझा के उसके बाद आपको बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या है। तो चलिए समझते हैं। यह एक चिन्ह है प्लस का, यह एक चिन्ह है प्लस का और यह एक चिन्ह है माइनस का। अब कौन संख्या के पास क्या छिपा हुआ रहता है वो बताते हैं। जैसे यह एक चिन्ह है जीरो का, यह एक चिन्ह है जीरो का और यह जीरो के आगे प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है नहीं, माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। अब यह प्लस का चिन्ह यहाँ पे छिपा हुआ है, इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। जो चीज छिपा हुआ रहे उसको हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। तो यह जीरो के आगे प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है नहीं, माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लिखें या ना लिखें ये हम पर निर्भर करता है। अब यह जीरो के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? एक। अब यह जीरो पर पावर क्या कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? तो ये नहीं मालूम है। यह जीरो पर पावर क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। आज तक कोई भी मैथमेटिशियन नहीं बता पाए कि यह जीरो पर पावर क्या होगा। यह एक चिन्ह है एक का, यह एक चिन्ह है एक का और यह एक के आगे प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है नहीं, माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? प्लस का चिन्ह। तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। यह एक के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? एक। फिर यह एक पर पावर कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? एक। यहां भी पावर एक छिपा हुआ है। यह जीरो के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, यह जीरो के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ है। तो देखिए यह जीरो को यहाँ पे लिख दिए, यह जीरो के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? एक। अब यह जीरो को यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ जीरो लिखा हुआ तो जीरो लिख दिए। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ पे लिख दिए बट्टा एक, यानी जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो बट्टा एक। जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो बट्टा एक।
यह एक के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ एक लिखा हुआ है, तो यहाँ एक लिख दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो लिख देंगे बट्टा एक, यानी एक को लिख सकते हैं एक बट्टा एक। दो के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ दो लिखा हुआ है, तो यहाँ दो लिखा हुआ, तो ये दो लिख दिए यहाँ पे। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ लिख देंगे बट्टा एक, यानी दो को हम लिख सकते हैं दो बट्टा एक। तीन, यह तीन के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ तीन लिखा हुआ है, तो यहाँ हम तीन लिख दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ लिख दिए बट्टा एक, यानी तीन को हम लिख सकते हैं तीन बट्टा एक। यह चार के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ चार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम चार लिख दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो लिख दिए बट्टा एक, यानी चार को हम लिख सकते हैं चार बट्टा एक। अब देखिए 1000 है। 1000 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 1000 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। 1000 के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो देखिए यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो यहाँ 1000 लिखा हुआ, तो 1000 लिख दिए। 1000 लिख दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या छिपा हुआ है? एक। तो लिख देंगे बट्टा एक, यानी 1000 को हम लिख सकते हैं 1000 बट्टा एक। यहां तक समझ गए? अब देखिए
देखिए, नुमरेटर, नुमरेटर का हिंदी होता है अंश। नुमरेटर का हिंदी होता है अंश और डेनोमिनेटर का हिंदी होता है हर। अब अंश और हर किसको कहते हैं? जब भी कोई संख्या बट्टा में हो तो ऊपर वाला संख्या को अंश कहेंगे और नीचे वाला संख्या को हर कहेंगे। जैसे देखिए 25 बट्टा, ये बट्टा है, ये 25 है और ये जो है ये बट्टा है और ये 94 है। तो 25 बट्टा 94 में 25, समझिएगा, 25 बट्टा 94 में 25 अंश है और ये 94 जो है ये हर है। अब देखिए ये बराबर का चिन्ह है। बराबर का मतलब हुआ कि जितना इधर वैल्यू होगा उतना ही इधर भी वैल्यू होगा। और ये जो है, ये जो चिन्ह है ये बराबर नहीं का चिन्ह है। यह चिन्ह है बराबर का और यह जो चिन्ह है ये बराबर नहीं का चिन्ह है। रेशनल नंबर, रेशनल का हिंदी होता है परिमेय और नंबर का हिंदी होता है संख्या। तो रेशनल नंबर का हिंदी परिमेय संख्या होता है। अब प्रश्न है कि परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, वह संख्या को परिमेय कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, वह संख्या को परिमेय कहते हैं। देखिए साफ कह रहा है कि वह संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो, P बट्टा Q के रूप में मतलब बट्टा के रूप में होना चाहिए। जैसे ये 3 बट्टा 4 ये P बट्टा Q के रूप में है, यानी P बट्टा Q के रूप का मतलब हुआ कि बट्टा के रूप में होना चाहिए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वह संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो, पहला नियम कि वह संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो। पहला नियम कि कोई भी संख्या को परिमेय कहेंगे तो उसके लिए पहला नियम है कि P बट्टा Q के रूप में हो, इसका अर्थ है कि बट्टा के रूप में होना चाहिए, पहला नियम। नंबर दूसरा, जहां P और Q पूर्णांक है, दूसरा नियम कि ऊपर वाला यानी बट्टा में है तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और नंबर तीसरा, Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी तीसरा नियम कहता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या को परिमेय कहेंगे। यानी क्या, कोई भी संख्या को परिमेय कहेंगे तो उस पर 3 नियम लागू होना चाहिए। पहला, बट्टा के रूप में हो। नंबर दूसरा, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों संख्या पूर्णांक होना चाहिए। और नंबर तीसरा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए परिमेय संख्या की समूह को Q से सूचित करते हैं। देखिए उदाहरण में है, यहां समझाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। तो ये सब परिमेय संख्या है। तो देखिए हम शुरू से उठा रहे हैं 0 से। यह 0
हमको जांच करना है, हमको जांच करना है कि यह जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिएगा फिर से, हमको जांच करना है कि यह जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए, जीरो के पहला, देखिए सब हमको जांच करना है, हमको जांच करना है कि यह जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इस पर 3 नियम लागू करेंगे। पहला, बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो ये बट्टा के रूप में तो नहीं है। तो देखिए, यह जीरो के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ जीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ जीरो लिख दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या छिपा हुआ है? एक। तो लिख देंगे बट्टा एक, यानी जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। अब इस पर 3 नियम लागू कीजिए। पहला, बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो देखिए जीरो, ये लाइन बट्टा है, देखिए 0/, इसको बट्टा बोलते हैं, और यह एक है, तो 0/1 पहला नियम लागू हो गया। पहला नियम लागू हो गया कि 0/1 बट्टा के रूप में होना चाहिए। तो देखिए 0/1। नंबर दूसरा नियम कि ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए और नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। तो यह जीरो एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है। नंबर तीसरा नियम कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ नीचे एक है, तो तीनों नियम इस पर लागू हो रहा है, इसीलिए 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब 0/1 परिमेय संख्या है, तो जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह एक हमको जांच करना है कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए, पर कोई भी संख्या को परिमेय कहेंगे तो उस पर 3 नियम लागू होना चाहिए। पहला, बट्टा के रूप में होना चाहिए। नंबर दूसरा, ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। नंबर तीसरा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पहला नियम बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो ये तो बट्टा के रूप में ना है, तो इसको क्या करेंगे? बट्टा के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए, यह एक के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यह एक के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ देखिए एक लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दिए एक, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? एक। तो यहाँ लिख दिए बट्टा एक, यानी एक को हम लिख सकते हैं 1/1। अब इस पर 3 नियम लागू कीजिए। पहला, बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो देखिए यहाँ 1/1 पहला नियम लागू हो गया। नंबर दूसरा, ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, तो यह एक पूर्णांक है, यह एक पूर्णांक है, दूसरा नियम भी लागू हो गया। नंबर तीसरा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे यहाँ एक है, इसीलिए इस पर तीनों नियम लागू हो रहा है। 1/1 पर तीनों नियम लागू हो रहा है, तो 1/1 परिमेय संख्या है, इसीलिए एक भी परिमेय संख्या है। हमको जांच करना है, हमको जांच करना है कि यह दो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अब इस पर 3 नियम लागू होना चाहिए। परिमेय कोई भी संख्या परिमेय कहलाएगा तो उस पर 3 नियम लागू होना चाहिए। पहला नियम क्या कहता है कि बट्टा के रूप में होना चाहिए। तो देखिए, यह दो के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है,
तो क्या छिपा हुआ है? 1। तो यह 2 को यहां लिख लिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या छिपा हुआ है? 1। तो यहां पे लिख दिए बट्टा 1, यानी 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब इस पर तीनों नियम लागू कीजिए। पहला नियम बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो देखिए 2/1, 2/1 पहला नियम लागू हो गया। नंबर दूसरा नियम कहता है कि ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। तो 2 एक पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। नंबर तीसरा नियम कहता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे क्या है? 1 है। तो तीनों नियम इस पर लागू हो रहा है, इसीलिए 2/1 परिमेय संख्या है। जब 2/1 परिमेय संख्या है तो 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो देखिए 0 एक परिमेय संख्या है, 1 परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है, 5 के बाद 6 आएगा, 6 एक परिमेय संख्या है, 6 के बाद 7 आएगा, 7 एक परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या परिमेय कहलाएगा, उस पर 3 नियम लागू होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी नियम अगर फेल कर जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब हम ऋणात्मक संख्या की बात करते हैं कि ऋणात्मक संख्या परिमेय है या नहीं है। देखिए -1 हमको जांच करना है कि -1 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो पहला परिमेय, कोई भी संख्या परिमेय कहलाएगा तो उसके लिए 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि बट्टा के रूप में होना चाहिए। तो देखिए यह तो बट्टा के रूप में इतना है, लेकिन हम जानते हैं कि -1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है? 1। तो देखिए -1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या छिपा हुआ है? 1। तो -1 को यहाँ पे हम उतार दिए और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या छिपा हुआ है? 1। तो यहाँ पे लिख दिए बट्टा 1, यानी -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। अब इस पर तीनों नियम लागू कीजिए। पहला नियम क्या कहता है कि बट्टा के रूप में होना चाहिए। तो देखिए -1/1 पहला नियम लागू हो गया। नंबर दूसरा, ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। तो -1 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, दूसरा नियम लागू हो गया। नंबर तीसरा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए तो नीचे 1 है, इसीलिए ये तीनों नियम लागू हो गया है। इसीलिए -1/1 परिमेय संख्या है, और जब -1/1 परिमेय संख्या है तो -1 भी क्या है? परिमेय संख्या। -2, अब हमको जांच करना है कि -2 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अब पहला नियम क्या कहता है? बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो ये तो बट्टा के रूप में ना है। तो हम जानते हैं कि -2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या छिपा हुआ है? 1। तो -2 को यहाँ पे हम -2 को लिख दिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या छिपा हुआ है? 1। तो यहाँ लिख दिए बट्टा 1, यानी -2 को हम लिख सकते हैं -2/1।
अब इस पर तीनों नियम लागू कीजिए। पहला नियम बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो देखिए -2/1 पहला नियम लागू हो गया। नंबर दूसरा नियम कि ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। तो -2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, दूसरा नियम लागू हो गया। नंबर तीसरा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 1 है, तो तीनों नियम इस पर लागू हो रहा है। इसीलिए -2/1 परिमेय संख्या है, और जब -2/1 परिमेय संख्या है तो -2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। -3, अब हमको जांच करना है कि -3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। हमको जांच करना है कि -3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या का पहला नियम क्या कहता है कि बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो -3 तो बट्टा के रूप में नहीं है। तो लेकिन हम तो जानते हैं कि -3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है, 1। तो देखिए -3 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है, 1। अब -3 को हम यहाँ पे उतार दिए, और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है, 1। तो यहाँ पे हम लिख दिए बट्टा 1। अब -3 को क्या लिख सकते हैं, -3/1। अब इस पर तीनों नियम लागू कीजिए। पहला बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो -3/1 पहला नियम लागू हो गया। नंबर दूसरा ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, तो -3 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, दूसरा नियम लागू हो गया। नंबर तीसरा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे क्या है, 1। तो -3/1 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इस पर तीनों नियम लागू हो चुका है। तो -3/1 परिमेय संख्या है, तो -3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तब -1 परिमेय संख्या है, -2 एक परिमेय संख्या है, -3 एक परिमेय संख्या है, -4 एक परिमेय संख्या है, -5 एक परिमेय संख्या है, -6 एक परिमेय संख्या है, -7 एक परिमेय संख्या है, -8 एक परिमेय संख्या है। देखिए ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब ये 3/4, 6/9, 16/20, 96/1000। अब हमको देखना है कि 3/4 एक परिमेय संख्या है या ना है। देखिए हमको जांच करना है कि 3/4 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तब पहला नियम बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो ये देखिए बट्टा के रूप में है, 3/4 पहला नियम लागू हो गया। नंबर दूसरा नियम कहता है कि ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, तो 3 एक पूर्णांक है, 4 एक पूर्णांक है, दूसरा नियम लागू हो गया। नंबर तीसरा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे यहाँ 4 है, तो तीनों नियम लागू हो गया है। इसीलिए 3/4 एक परिमेय संख्या है।
6/9। हमको जांच करना है कि 6/9 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए पहला नियम बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो देखिए 6/9 पहला नियम लागू हो गया। दूसरा नियम कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो 6 एक पूर्णांक है, 9 एक पूर्णांक है, दूसरा नियम लागू हो गया। नंबर तीसरा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 9 है, तो तीनों नियम लागू हो गया इस पर, इसीलिए 6/9 एक परिमेय संख्या है। अब 5000 हमको जांच करना है कि 5000/690 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो पहला नियम बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो 5000/690 देखिए बट्टा के रूप में है। नंबर दूसरा नियम कि ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला पूर्णांक होना चाहिए, तो 5000 एक पूर्णांक है, 690 एक पूर्णांक है, दूसरा नियम लागू हो गया। नंबर तीसरा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए यहाँ नीचे 690 है, तो तीनों नियम लागू हो गया है, इसीलिए 5000/690 एक परिमेय संख्या है। अब हम जान गए कि कौन संख्या परिमेय है। अब ये जानना है कि कौन संख्या परिमेय नहीं है। जीरो बट्टा जीरो हमको जांच करना है कि 0/0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए 3 नियम इस पर लागू करेंगे। परिमेय संख्या होने के लिए 3 नियम होना चाहिए। तो देखिए पहला नियम बट्टा के रूप में होना चाहिए, तो 0/0 पहला नियम लागू हो गया। नंबर दूसरा नियम कि ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 एक पूर्णांक है, यह 0 एक पूर्णांक है, लेकिन नंबर तीसरा नियम कहता है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे क्या है, 0 है, तो पहला नियम लागू हो रहा है, दूसरा नियम लागू हो रहा है, लेकिन तीसरा नियम इस पर लागू नहीं हो रहा है, इसीलिए 0/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक वैसे ही 1/0, 2/0, 3/0 ये सब परिमेय संख्या नहीं है, ये सब परिमेय संख्या नहीं है। देखिए अब कोई भी संख्या अगर दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है, तो वह संख्या को कैसे जानेंगे कि वह परिमेय है या नहीं है। तो देखिए जो संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, वह संख्या परिमेय होता है। देखिए ये जो है 0.2222 ये अनंत तक जा रहा है, तो यह परिमेय संख्या है या नहीं है, कैसे जानेंगे। तो देखिए समझिएगा, टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है शांत, और अवसानी, यानी शांत को ही अवसानी कहते हैं, शांत को ही अवसानी कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग का हिंदी होता है अशांत अनवसानी, यानी अशांत का ही एक और नाम है अनवसानी। आप शांत कहिए या अवसानी कहिए, शांत को ही अवसानी कहते हैं और अशांत को ही अनवसानी कहते हैं। शांत और अशांत क्या है, जब भी हम भाग देते हैं कोई भी संख्या, अगर ये भाग दिए 5 से 6 में भाग देंगे, अगर भाग चलते जाएगा शेष 0 नहीं होगा,
अगर 5 से 6 में हम भागा दिए और भाग देने के बाद कुछ दूर जाके शेष 0 हो गया, तो इसका अर्थ है कि यह शांत है। ये जो है 5/6, 6 से हम भागा दिए 5 में, तो 6/5, 5 से जब हम भागा देंगे 6 में, तो अब यहाँ पे देखिएगा 5 से भागा दिए 6 में, 5 से जब भागा देंगे 6 में और कुछ दूर जाके, यदि मान लिया जाए कुछ दूर जाके शेष 0 हो गया, तो इसका अर्थ हुआ कि 6/5 जो है ये क्या है, ये शांत है। और अगर भाग देते गए और शेष 0 नहीं हुआ और चलते गया, तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो है 6/5 क्या है, अशांत है, यानी ये भाग जो है क्या है, अशांत है। मतलब क्या है समझिएगा, कि जब भी हम कोई संख्या से किसी दूसरे संख्या में भाग देते हैं, शेष 0 हो जाए तो वह भाग शांत है। और अगर शेष 0 नहीं हुआ और चलते गया, भाग देते गए और भाग चलते जा रहा है, तो वह अशांत है। अब समझिएगा, शांत को ही अवसानी कहते हैं और अशांत को अनवसानी कहते हैं। अब प्रश्न है कि कोई भी संख्या दशमलव प्रसार में रहे तो उसको हम कैसे जानेंगे कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। ये जो है 0.2222 ... देखिएगा, यह जो संख्या है यह किस रूप में है, दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है। ये जो संख्या है 0.222... तो ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब यह जो संख्या है, यह संख्या किस रूप में है, तो यह संख्या दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे जानेंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी दशमलव प्रसार में संख्या अगर लिखा हुआ है, कोई संख्या दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है, तो उसमें हमको देखना है कि वो अशांत है कि ना है। अशांत रहे और आवर्ती रहे। आवर्ती का मतलब समझिएगा, देखिए अनवसानी का मतलब हुआ कि अशांत, अशांत को ही अनवसानी कहते हैं। और आवर्ती का मतलब हुआ रिपीट। रिपीट जो है, ये रिपीट अंग्रेजी वर्ड है। रिपीट, REPEAT, रिपीट। रिपीट का हिंदी होता है दोहराना या आवर्ती। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यह जो है अशांत है कि ना है। तो देखिए, ये जो संख्या है ये क्या है, अशांत है, क्योंकि ये अनंत तक चलते जाएगा। नंबर दूसरा, दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है कि ना हो रहा है। तो देखिए 0 दशमलव के बाद दू 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 अनंत तक चलते जाएगा। तो रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है दू। तो ये जो संख्या है, ये संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। देखिएगा, कोई भी संख्या दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है और हमको जानना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो उसमें हमको देखना होगा कि सबसे पहले वो अशांत है कि ना है। अशांत रहे, उसका नंबर दूसरा, कोई भी एक अंक या 2 अंक या कितनों अंक वो रिपीट करते रहना चाहिए, बार बार रिपीट होना चाहिए उसी का, बार बार दोहराएगा वही अंक। तो अगर 2 चीज हो, एक तो सबसे पहले अशांत हो, नंबर दूसरा अंक रिपीट कर रहा है, तो वो संख्या जो दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है वो परिमेय होगा। जैसे देखिएगा 0.764 764 764 ... तो ये कहां तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है।
अब ये जो संख्या है, यह संख्या किस रूप में लिखा हुआ है? दशमलव प्रसार में लिखा हुआ है। अब हमको जानना है कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो दो चीज देखना होगा, सबसे पहले कि अशांत रहना चाहिए, नंबर दूसरा अंक रिपीट होना चाहिए। तो देखिए 0.764 अनंत तक जा रहा है। तो ये देखिए क्या अशांत है? अशांत है या अनुवसानी है? कहा कि अशांत को ही अनुवसानी कहते हैं। तो ये जो संख्या है दशमलव प्रसार में लिखा हुआ, ये क्या अशांत है? नंबर दूसरा दशमलव के बाद अंक रिपीट करना चाहिए। तो देखिए 0.764 764 764 764 764 764, ये कहां तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा। तो रिपीट किसका हो रहा है? यही तीनों अंक का रिपीट हो रहा है। तो ये जो है यह संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि ये अशांत है और रिपीट भी हो रहा है। रोकिए, देखिए हम जो भी चीज पढ़ा रहे हैं पूरी गहराई में पढ़ा रहे हैं और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए पूर्णांक का यूज हुआ, परिमेय संख्या समझाते वक्त देखिए पूर्णांक का यूज हुआ। तो सीढ़ी पर सीढ़ी है। आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं जानिएगा तो आप यहाँ परिमेय संख्या समझ नहीं पाइएगा। हम देखते हैं एक स्टूडेंट को पूछते हैं कि द्विघात समीकरण आप पढ़ लिए, तो वो बोलते हैं कि हाँ द्विघात समीकरण पढ़ लिए, लेकिन उसको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जानकारी नहीं है और वो द्विघात समीकरण पूरा पढ़ लिया। क्या समझे हैं या नहीं समझे वही जाने। देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, ये द्विघात समीकरण है 4x² + 5x + 10 = 0। ये द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण जब भी कोई भी स्टूडेंट द्विघात समीकरण जब वो पढ़ेंगे तो उसको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, काल्पनिक संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो द्विघात समीकरण समझ ही नहीं सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि यह द्विघात समीकरण के विवेचक होता है, विवेचक b² - 4ac, या इसको हम विवेचक बोलते हैं। और नियम, 3 गो नियम है कि कोई भी द्विघात समीकरण के विवेचक का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो वह द्विघात समीकरण के पास 2 वास्तविक अब बराबर मूल होंगे। तो देखिए वास्तविक मूल और काल्पनिक मूल, पहला कंडीशन है कि जिस द्विघात समीकरण के विवेचक का वैल्यू 0 के बराबर है तो वह उसके पास 2 मूल होंगे, बराबर मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। नंबर दूसरा नियम है कि जिस द्विघात समीकरण के पास विवेचक का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वहां पे 2 असमान, यानी दोनों जो मूल होंगे वो दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन दोनों मूल वास्तविक होंगे। नंबर तीसरा नियम कि जिस द्विघात समीकरण का विवेचक का वैल्यू 0 से छोटा होगा उस द्विघात समीकरण के पास काल्पनिक 2 मूल होंगे, लेकिन वो दोनों मूल काल्पनिक होंगे। बोलिए, जो स्टूडेंट द्विघात समीकरण पढ़ लिया और वो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या वो द्विघात समीकरण समझ सकते हैं? नहीं। यहाँ पे टीचर जो है उसको कोई मतलब नहीं है आपके भविष्य से, आपसे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको टू द पॉइंट पढ़ा देना है, ऊपर निकल जाना है। आप क्या सीखे हैं या नहीं सीखे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका फीस होना चाहिए, उसका टाइम पास हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि गहराई में पढ़िए, गहराई में जाके पढ़िएगा तो आपको और आनंद आएगा मैथ पढ़ने में। गणित की भाषा में गहराई में जब जाइएगा तभी आपको गणित की भाषा समझ में आएगी। और यहाँ टीचर जो है अपना चैप्टर पूरा करने में लगा हुआ है, किसी तरह की जल्दी जल्दी हम कैसे
चैप्टर पोर्शन पूरा कंप्लीट कर दें। वैसे नहीं पढ़िए, आप अपना समझ से गहराई में जाके पढ़िए, बहुत आनंद आएगा मैथ सीखने में। चलिए, धन्यवाद।